आइए, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे अपने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जो भारत की संविधान सभा 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित की गई थी, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। उन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अपने भारत में अगर किसी भी चीज को राष्ट्रीयता प्रदान की गई तो सबसे पहले संविधान सभा के द्वारा की गई, और जब संविधान सभा आगे चल करके सरकार में बदल गई तो फिर उसके द्वारा अपने भारत में राष्ट्रीयताएं प्रदान की जाती रहीं। तो आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं अपने भारत की सभी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पर चर्चा करते हैं। और अगर कहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सभी प्रकार के हमारे आने वाले जो वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और बेहतर कंटेंट के साथ आप अपना अध्ययन करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि अपने भारत में जो संविधान सभा गठित की गई थी, उस संविधान सभा के द्वारा यदि किसी चीज को राष्ट्रीयता प्रदान की गई, यानी भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले यदि किसी चीज को राष्ट्रीयता प्रदान की गई तो वो हमारा था ध्वज, यानी कि जो हमारा तिरंगा था, 3 रंग का जो ध्वज था, झंडा था, उसको राष्ट्रीय झंडा घोषित किया गया। कब घोषित किया तो तारीख याद रखना है आपको, 22 जुलाई 1947। यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों को कि ये जो 22 जुलाई 1947 है, 22 जुलाई 1947 इस तारीख को इसे राष्ट्रीयता प्रदान कर दी गई थी। मगर अब कई सारी विशेषताएं आती हैं कि हमारा जो तिरंगा था, वास्तव में इस तिरंगे को बनाया किसने था तो याद कर लेना है, पिंगली वेंकैया नायडू। पिंगल वेंकैया नायडू के द्वारा इस तिरंगे को बनाया गया था। और प्रश्न आता है कि इस तिरंगे में कितनी, यानी कि 24 तीलियां हैं। इस तिरंगे में तीलियों की संख्या कुल कितनी है? 24 हैं। जो आगे अगर हम बात करेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है तो ध्यान रखना है 3:2 में है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कितनी पट्टियां आपको दिख रही हैं, यानी कि 3 रंग की पट्टियां दिख रही हैं। तो सबसे पहले अगर यदि आप चाहें तो इसे ऐसे समझना चाहें तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो बीच में ये जो चक्र है और इसका जो अनुपात बनता है वो कितना बनता है तो ये ध्यान रखेंगे, ये 3:2 में इसकी लंबाई चौड़ाई है। और यदि इसके रंगों की बात करते हैं तो इसमें केसरिया, सफेद और हरा, यानी कि हम लोग याद कर लेते हैं के सह याद कर लेते हैं। तो केसह से क्या होता है तो ये चीज ध्यान रखना, के से केसरिया होता है और सफेद होता है और नीचे हरा होता है। हमारे तिरंगे में ऊपर से क्रमशः जो रंग है वो कौन से हैं? केसरिया, सफेद, हरा। इसलिए आप याद कर लीजिए के सह याद कर लेते हैं तो तिरंगे के साथ यानी आपको ये याद हो जाएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि अपना बनाया गया ये जो ध्वज रहा है पिंगल वेंकैया नायडू द्वारा जिसका डिजाइन दिया गया है, तो इसको सबसे पहली बार दिखाया कब गया था, प्रदर्शन कब किया गया था तो ध्यान रखना 14 अगस्त 1947 को इसका पहला प्रदर्शन किया गया था। यानी कि आज़ादी की जो हमारी शाम थी, आज़ादी के दिन पहले की जो शाम थी, उस शाम को इस झंडे को सबसे पहले आम जनता को दिखाया गया था। तो चलते हैं, इसके बाद हम लोग अपने अभी अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब प्रश्न आता है कि अपने भारत में जब आज़ादी के बाद केवल सरकारी संस्थान एवं हमारे राजनयिक लोग और हमारे संवैधानिक पदाधिकारियों को ही केवल ध्वज को फहराने का अधिकार था, परंतु आप याद रखेंगे, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि यह 26 जनवरी 2002 को, कितना याद रखना है, 26 जनवरी जो हमारी 2002 है, इस दिन से क्या हो गया, हमारे भारत में प्रत्येक नागरिक को ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत की जो सरकार है, भारत सरकार है, उसने ध्वज संहिता घोषित कर दी। और ध्वज संहिता कब लागू करी तो 26 जनवरी से ध्वज संहिता को लागू कर दिया गया, यानी कि इसे हम नई ध्वज नीति भी कहते हैं। तो नई ध्वज नीति कब लागू हुई है, याद कर लेना, 26 जनवरी 2002 को लागू
लागू की गई, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन होता है, फिर से हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न कि अपने भारत में जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान को राष्ट्रीयता कब दी गई। यानी अपने देश का एक गाना है जो कि देश की बहुत सारी व्याख्या करता है, देश के बारे में बताता है, चर्चा करता है। तो ऐसे गाने को देश का गाना यानी राष्ट्र का गाना घोषित कर दिया गया। और राष्ट्रगान कब घोषित किया गया है, तो ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को इसे अपने देश का गाना घोषित कर दिया गया, यानी राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। परंतु यदि इस पर चर्चा की जाए कि इसको सबसे पहले कब गाया गया था, तो वो ध्यान रखना है, वो दिन था 27 दिसंबर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, तब यहाँ पर इसे गाया गया था। तो ये समझने वाला बिंदु है, बिल्कुल इसे ध्यान रखना है। कब याद रखना है, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसी कांग्रेस के अधिवेशन में इसको सबसे पहली बार गाया गया था। और इत्तेफाक की बात करें तो 1911 में कई पेपरों ने इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा कि 1911 में ये किसके स्वागत में गाया गया था। तो आपको बताएं, अपने भारत में 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए हुए थे, तो उसी स्वागत में, इनके स्वागत में ये गाना गाया गया था, जिसमें भारत की प्रत्येक विशेषता को उसमें गाने में दर्शाया गया। अब प्रश्न बनता है कि हमारे राष्ट्र के गाना यानी देश के गाना को लिखा किसने था। ये जो राष्ट्रगान है इसकी रचना किसने की थी, तो एक बात ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, उन्होंने इस गाने की रचना की है। अब प्रश्न बनता है, इस गाने की रचना की कब गई थी, 1911 में इसकी, तो ध्यान रखना है 1911 में इसकी रचना की गई है। परंतु इसका प्रकाशन की बात करें तो 1911 में इसकी रचना की गई और 1912 में इसका पहली बार प्रकाशन कराया गया। और 1913 में इतना पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि 1913 में इनको यानी हमारे रचनाकार को रविंद्रनाथ टैगोर को यानी कि नोबेल पुरस्कार मिल गया। जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार होता है वो रविंद्रनाथ टैगोर को इसी रचना के कारण, जिसमें उन्होंने इसको रचित किया, यानी गीतांजलि। बिल्कुल ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रगान को किस रचना में लिखा गया था, तो यहां ध्यान रखेंगे गीतांजलि नामक रचना में लिखा गया था। परंतु इसका प्रकाशन की अगर चर्चा की जाए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन किस में कराया गया था, तो ध्यान रखना है तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में कराया गया था। ये जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। और इसको लिखा किस में गया था, लिखा गया था, याद कर लेना, गीतांजलि में। गीतांजलि नामक ये रचना थी, इसमें लिखा गया था, जो कि यह रचना जो थी वो कौन सी भाषा में थी, बांग्ला भाषा में थी। यानी इसका साहित्य कौन सा था, साहित्य था बांग्ला साहित्य। और बांग्ला साहित्य में भारत के पहले पुरुष थे, भारत के पहले व्यक्ति थे, भारत के पहले ऐसे नागरिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्योंकि 1913 में भारत में आया हुआ जो नोबेल था वो भारत का पहला नोबेल था। इसके पहले 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाले जो नोबेल थे, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते रहे हैं और अर्थशास्त्र का नोबेल बाद में दिया जाना शुरू किया गया 1969 से। तो अब प्रश्न बनता है कि 5 नोबेल क्षेत्रों में सबसे पहला नोबेल का जो क्षेत्र भारत में प्राप्त हुआ वो साहित्य का प्राप्त हुआ और रचना का नाम है गीतांजलि के लिए और रचनाकार का नाम याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर। मगर अब प्रश्न बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस राष्ट्रगान को किस पत्रिका में इसको प्रकाशित किया था, 1912 में। 1912 में उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया था। अब प्रश्न एक और बनता है, तत्वबोधिनी पत्रिका का वो शीर्षक कौन था, यानी कि तत्वबोधिनी पत्रिका में भी अलग अलग चैप्टर के शीर्षकों के नाम से इसमें प्रकाशन हुआ है। तो याद कर लेना, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, यानी कि जो भारत भाग्य विधाता शीर्षक है, इस शीर्षक से इस राष्ट्रगान को जो है
सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया। मगर प्रश्न ये भी याद रखना है कि राष्ट्रगान को इसी संविधान सभा ने सबसे पहली बार कब इसे राष्ट्रीयता प्रदान की, तो प्रश्न बन रहा है 24 जनवरी 1950 को। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फिर इसी के। अब प्रश्न जहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे राष्ट्रगान की ही अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो राष्ट्रगान कुल कितने पदों में लिखा गया, तो वैसे तो राष्ट्रगान के कुल पदों की संख्या कितनी है, यानी 5 है। कुल पद कितने हैं, 5 पद हैं। मगर अब हम बात करते हैं तो क्या पूरा का पूरा ये जो 5 पदों को राष्ट्रीयता मिली, तो यह भी बात बिल्कुल याद करने वाली है कि जो 5 पद थे उन 5 पदों में जो प्रारंभ के, यानी कि जो प्रारंभ के 13 पंक्तियां हैं, केवल उन्हीं पंक्तियों को राष्ट्रीयता मिली है। यानी कि पूरे के पूरे 5 पदों को राष्ट्रीयता नहीं मिली है। प्रथम पद की प्रथम 13 पंक्तियां कैसे याद करना है, प्रथम पद की कैसे यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर प्रथम पद की प्रथम 13 पंक्तियां, इतनी पंक्तियां ही राष्ट्रीयकृत हैं, ये ध्यान रखना। वेरी मोस्ट में क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीयकृत जो की गई हैं केवल प्रथम जो पद है उसकी केवल 13 पंक्तियों को राष्ट्रीयता मिली है। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रगान को रविन्द्र यानी कि टैगोर ने गीतांजलि में 5 पदों में, जिसमें प्रथम जो पद हैं 13 पंक्तियां ही उसमें रजिस्टर्ड हैं। अब प्रश्न बनता है राष्ट्रगान का जो गाने का समय होता है वो कितना फिक्स होता है, याद कर लेना। ये अक्सर हर बच्चे को क्वेश्चन आता है, क्योंकि कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चों को भी ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है कि ये जो 52 सेकंड का समय होता है ये राष्ट्रगान का समय होता है, क्योंकि हमारे प्रत्येक शिक्षण संस्थान में, प्रत्येक स्कूल में इसको गाया जाता है। और अगर हम ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर स्थिति बनेगी। तो अब एक गौर करना आप लोग केवल कि 52 सेकंड में इसे गाया जाता है, परंतु प्रश्न ये बन रहा है कि इसको एक और भी समय में गाया जाता है। ये परिस्थिति कब होती है, इस परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं आकस्मिक। इसको क्या बोलते हैं, आकस्मिक परिस्थिति बोलते हैं, इसको संक्षिप्त परिस्थिति बोलते हैं, इसको बिल्कुल लघु काल में भी कहा जाता है। यानी जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो इसको केवल 20 सेकंड में ही गाया जाता है। तो इस कौन बंद हाँ, आइए जैसे कि देखा हम लोगों ने कि 52 सेकंड में इसको गाया जाता है, तो इसको एक बार और समझ लीजिएगा कि संक्षिप्त समय इसका कितना होता है, संक्षिप्त समय होता है 20 सेकंड। और 20 सेकंड कब गाया जाता है, एक इत्तेफाक आप जान लीजिए, जैसे कि राष्ट्रगान हो रहा है और स्कूल में बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, और उसी समय तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा जो राष्ट्रगान है उसकी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को केवल 20 सेकंड में गा करके समाप्ति दे दी जाती है। तो ये विशेष क्वेश्चन है जो ध्यान रखने योग्य है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, राष्ट्रगान को सबसे पहले अंग्रेजी में जो रूपांतरण किया गया था किस नाम से किया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रगान है अंग्रेजी में जो रूपांतरण किया गया है किस नाम से, तो ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, वर्ष कौन सा था, 1919। यानी जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और या ये कह सकते हैं कि जिस समय रॉलेट एक्ट अपने भारत में आया हुआ था, उसी वर्ष में अंग्रेजी का रूपांतरण किया था अपने रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही। मगर उसका नाम क्या रखा था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने इसका रूपांतरण कर दिया था। जो कि बांग्ला भाषा में लिखा था उसे किस में रूपांतरित कर दिया, उसको रूपांतरित कर दिया था अंग्रेजी में, और उसका शीर्षक, उसका नाम क्या रखा, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया रखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न अब आता है कि इसके बाद राष्ट्रगीत के बारे में हम लोग देखते हैं। अपने भारत का राष्ट्रगीत, यानी कि हमारी संविधान सभा जो थी उस संविधान सभा ने राष्ट्रगीत जो था उस राष्ट्रगीत को कब, यानी कि कब राष्ट्रीयता प्रदान की थी। तो वेरी मोस्ट प्रश्न बनता है 24 जनवरी 1950। यानी जिस तरीके से अभी आपने पढ़ा कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को जो है बनाया गया था, राष्ट्र जो गान अपना था इस राष्ट्रगान को बना दिया गया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है
कि तारीख वही है और जो है वर्ष वही है, दोनों को एक ही साथ राष्ट्रीयता प्रदान की है भारत की संविधान सभा ने। और अब प्रश्न आता है कि हमारा जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रगीत कहते हैं, तो ये लिखा किसने है? जिस तरीके से राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसी तरीके से राष्ट्रगीत को किसने लिखा है? तो ध्यान रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो कहीं ना कहीं दोनों में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कॉमन सा आप पाएंगे। अब प्रश्न बनता है, इसकी भी तारीख वही है, इसका भी वर्ष वही है, और भारत की संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीयकृत बना दिया। अब प्रश्न आपका बनता है कि यहाँ पर जिस तरीके से उसमें रचना की गई, तो गीत की रचना कब की गई थी? 1874। अब प्रश्न आता है कि केवल गीत की ही रचना नहीं की गई, हमारे जो महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये कौन सी भाषा के साहित्यकार थे? तो आपको याद कर लेना है, ये भी बांग्ला भाषा के ही साहित्यकार थे। अब प्रश्न आता है कि इन्होंने, इस साहित्यकार ने राष्ट्र जो गीत है, इस गीत को कौन सी पुस्तक में लिखा है? तो आनंद मठ नामक इनकी रचना है, तो आनंद मठ में इसकी रचना की। और ये आनंद मठ नामक पुस्तक कब लिखी गई थी? 1874 में ये पुस्तक लिखी गई थी। परंतु प्रश्न बनता है कि बांग्ला भाषा में लिखी गई पुस्तक में कुल पद कितने हैं? इसमें जो गीत है, जो गीत अपना है, गीत के कुल पदों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल याद रखना है, 5 पद हैं। मगर यदि हम बिल्कुल अपने राष्ट्रगान की तरह देखेंगे तो जिस तरीके से उसको सामान्य रूप से गाने का समय कितना लगता है? 52 सेकेंड का लगता है। तो उसी तरीके से राष्ट्रगीत को भी गाने में एक समय फिक्स है, जो कि कितना कहा जाता है? 65 सेकेंड में अपने राष्ट्रगीत को गाते हैं। तो यदि आप चाहें तो अपने गीत के जो समय है उसको बिल्कुल याद रखना है। वेरी मोस्ट में आता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है कि 52 की बात कर रहा है कि 65 की बात कर रहा है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रगीत यानी अपने देश का जो गीत है, उस गीत को सबसे पहले यदि बात करें, यदि ये 1874 जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर, 1874 में इसे लिखा गया, जैसा कि आपने देखा, तो 1874 में अगर इसको लिखा गया है तो एक बात ध्यान रखना, इसको सबसे पहली बार गाया कब गया, यानी इसका प्रयोग कब किया गया, इसको गाया कब गया? 1800 क्या याद करना है? 1896 में इसको पहली बार गाया गया है। और कहां पर गाया गया है? हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी, उसी पार्टी का जो अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में 1896 का, उसी अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। तो यहां ध्यान रखना है, राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, दोनों कलकत्ता के ही कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाए गए। इन प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो अपना राष्ट्रगीत है, इस राष्ट्रगीत के जिसे स्वर कहते हैं, स्वर यानी कि इसको गाने के लिए इसको जो स्वर दिए वो किसने दिए थे? वो ओमकार नाथ ने दिए थे। यानी कि जिस तरीके से उसकी धुन बनाई, तो वो स्वर की धुन किसने तैयार की थी? ओमकार नाथ ने। और प्रश्न आता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो उसका तो स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, मगर इसको किसने किया? अरबिंदो, यानी कि भारत के राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? तो वेरी मोस्ट पॉइंट है, अरबिंदो के द्वारा जो है हमारे राष्ट्रगीत का जो है अंग्रेजी अनुवाद किया गया। इस चीज को ध्यान रखना। जबकि राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। दोनों एक जैसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यानी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो वो अशोक स्तंभ है। वेरी मोस्ट पॉइंट होता है, क्या है? अशोक स्तंभ। मगर हम केवल अशोक स्तंभ नहीं कह सकते, क्योंकि अशोक ने अपने भारत में अगर इनके खंभों की बात करें तो इन्होंने 7 लौह स्तंभ लगवाए हैं, और उसके बाद
उसके बाद 13 लेख लगवाए हैं जिनको शिलालेख कहते हैं, और 14 लघु शिलालेख स्थापित कराए। तो 7 स्तंभ लगवाए हैं। तो कहाँ वाले स्तंभ को राष्ट्रीयता मिली? सारनाथ, यानी कि सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थापित कराया था अशोक के द्वारा। जो स्तंभ स्थापित कराया गया था उस स्तंभ को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीयता प्रदान कर दी कि ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। अब प्रश्न आता है कि इसे राष्ट्रीयता कब मिली थी? तो इसको जो राष्ट्रीयता मिली थी वो वर्ष याद रखना है। कब? तो 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संपूर्ण संविधान लागू हुआ था, जिस दिन भारत गणतंत्र बना था, उस दिन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अपनाया गया और उसे राष्ट्रीयता प्रदान की गई। और 26 जनवरी 1950 से ही अपने सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभ हुआ, और 26 जनवरी 1950 से ही भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, इसी दिन से कार्यकाल प्रारंभ हुआ माना जाता है। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी मोस्ट में आने वाला अब प्रश्न आता है, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उस चिन्ह में अगर हम लोग अपनी जानकारी को प्राप्त करते हैं तो वहां आपको यह मिलता है कि सिंह के नीचे अगर हम बात करेंगे कि इसमें कितने सिंह हैं, कितने शेर बने हैं, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में वैसे शेरों की संख्या 4 है, जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में अलग अलग 4 शेर की आकृतियां बनी हुई हैं, जिनमें से अगर हम देखेंगे कि अगर किसी भी दिशा से देखोगे तो तुमको सिर्फ 3 ही आकृतियां दिखाई देती हैं, यानी कि एक आकृति सदैव छिपी होती है। ये इंजीनियरिंग की कलाकारी है, तो ध्यान रखना है, एक आकृति आपको दिखाई नहीं देती है। अब प्रश्न आता है कि ये जो 4 शेर हैं, इन 4 सिंहों के नीचे सबसे पहले क्या बना है? एक चक्र बना है, एक चक्र बना हुआ है, और इन सिंहों के नीचे बने हुए चक्र के दाईं ओर, यानी कि अगर जैसे हम ऐसे खड़े हुए हैं तो दाईं ओर क्या है? इधर दाईं और इधर बाएं। तो दाईं ओर एक सांड यानी कि कुबड़ वाला बैल आपको दिखाई देगा, इधर सांड दिखाई देगा, और बाईं ओर एक घोड़ा, इधर क्या है? इधर एक घोड़ा आपको दिखाई देगा, और इधर एक बल्लरी बनी है। बल्लरी मतलब साड़ी का किनारा जैसा बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हाथी एक चिन्ह के रूप में उसमें बना हुआ है, यानी बल्लरी में हाथी का चिन्हांकन किया गया है। तो आपको बताएं कि आपकी परीक्षा में इस प्रश्न को कैसे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कुल कितने जानवरों का अंकन किया गया है? तो रट लीजिए, याद कर लीजिए। नंबर 1 पर क्या आता है? शेर। नंबर 2 पे क्या आ रहा है? सांड आ रहा है, और नंबर 3 पे क्या आ रहा है? घोड़ा आ रहा है, और नंबर 4 पे क्या आ रहा है? हाथी आ रहा है। तो इन चीजों को भी तुम्हें ध्यान रखना होगा, यानी कि फिर से एक बार चाहे तो ध्यान कर लीजिए। नंबर 3 पे क्या रहेगा? नंबर 3 पे आपका आएगा घोड़ा, ठीक है, और नंबर 4 पे क्या आएगा? हाथी आएगा। भाई याद कर लेना है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कुल जानवरों की संख्या कितनी है? 4 जानवर इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, जबकि 4 शेर हैं जो एक ही आकृति में बने हुए हैं। अब प्रश्न आता है, उसी के आगे हम लोग देखेंगे कि उस जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है बना हुआ है, उसमें यदि देखेंगे कि चिन्ह में जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है हाथी का, उसी बल्लरी में देवनागरी लिपि में, कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि में एक वर्ड लिखा है जो क्या है? सत्यमेव जयते। यानी कि इसी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो सारनाथ में अशोक के द्वारा लगवाया गया था, जो मौर्य वंश के राजा हुआ करते थे उनके द्वारा लगवाया गया है, इसमें साड़ी की किनारा यानी कि जो बल्लरी है उस बल्लरी में सत्यमेव जयते लिखा है। और अगर हम बात भी करें कि सत्यमेव जयते इन्होंने कहां से उठाया था, तो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद जो है इस ग्रंथ से इसको उठाया गया था, जो वैदिक सभ्यता के ग्रंथ माने जाते हैं। कौन सी सभ्यता? याद रखना, वैदिक सभ्यता का ग्रंथ माना जाता है। आइए चलते हैं राष्ट्रीय पंचांग। भारत का अगला राष्ट्रीय प्रतीक की अगर हम चर्चा करते हैं तो अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पंचांग, यानी कैलेंडर की हम लोग बात करते हैं।
कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यानी पंचांग जिसे कहते हैं। अब इसको सबसे पहले कब राष्ट्रीयता प्रदान की गई थी, तो इसकी तारीख आपको बिल्कुल याद करना है, 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को, यानी जिस वर्ष जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था उसी वर्ष में इसे अपनाया गया था। अब प्रश्न आता है कि ये जो राष्ट्रीय पंचांग है ये क्या है, तो ये राजा कनिष्क, ये राजा जो कनिष्क थे, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, कनिष्क के द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि शक संवत पर आधारित है। क्योंकि राजा कनिष्क ने क्या निर्मित किया था, वो उन्होंने तैयार किया था शक संवत। और शक संवत की अगर हम चर्चा भी करें तो यहाँ पर शक संवत राष्ट्रीयकृत नहीं है, शक संवत पर आधारित ग्रिगोरियन कैलेंडर, ध्यान रखना, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो बनाया गया है यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, न कि शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्योंकि शक संवत तो केवल राजा कनिष्क ने बनाया था, जिस पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया गया। तो ध्यान रखना है, जो कि इस कैलेंडर से किसकी गणना की जाती है, यानी कि जो काल होता है, कार्य होते हैं, उनकी गणना यहाँ पर की जाती है, समय की गणना इस कैलेंडर से की जाती है। अब प्रश्न ये पेपरों में बार बार वनडे एग्जाम में तो सैकड़ों बार की चर्चा करेंगे, वेरी मोस्ट। और अगर यूपीएससी की बात करें तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग, जैसे कि अभी देख रहे हैं, उसका जो पहला महीना होता है वो किस से शुरू होता है और जो आखिरी महीना है वो किस माह से। तो यहाँ ध्यान रखना है, हमारे राष्ट्रीय पंचांग ग्रिगोरियन का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है, पहला महीना आपका होता है चैत्र मास, यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर जो प्रथम महीना होता है चैत्र। और अगर हम बात करें इसका अंतिम महीना कौन सा होता है, बिल्कुल 12 नंबर का महीना, वो होता है फाल्गुन, यानी कि फाल्गुन जो होता है वो बिल्कुल आखिरी महीना होता है। और जो चैत्र मास होता है ये बिल्कुल पहला महीना होता है। किसके आधार पर, तो ध्यान रखना, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार। ये किसके अनुसार बताया जा रहा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार पहला महीना और इसका 12वां महीना कौन सा है। इनका वर्ष कहाँ से शुरू होता है, तो चैत्र मास से शुरू होता है और इनका अंतिम महीना फाल्गुन होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है, यानी कि यहाँ जो 22 मार्च की चर्चा की जा रही है, अगर वो लीप वर्ष हो जाता है तो सदैव वो 21 मार्च को होता है। और आपको बताएं कि 21 मार्च को सूर्य हमारी पृथ्वी की बिल्कुल भूमध्य रेखा के मध्य में होता है। और इसी दिन 21 मार्च को ही ध्यान रखना है, हमारा सूर्य जब भूमध्य रेखा पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बसंत विषु के नाम से जानते हैं। यानी कि बसंत विषु कब होता है, तो 21 मार्च को होता है। और ऐसी परिस्थिति में जो ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो मार्च महीना होता है उसमें अगर हम देखेंगे तो वो 21 मार्च को यहाँ पर हो जाता है। अब प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास ये जो है वो कौन सा है, तो यहाँ वही बात अभी हमने आपको बताई कि इसका प्रथम महीना चैत्र और अंतिम क्या होता है, फाल्गुन होता है। अब फिर से देखेंगे, अगले प्रश्न पर हम फिर देखेंगे कि किस तरीके से जो अपने अगला प्रश्न है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं, भारत को अगले रूप में किसे राष्ट्रीयता प्रदान की गई, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी का नाम आपको याद कर लेना है पाओक्रिस्टेटस। क्या याद करना, पाओक्रिस्टेटस कहा जाता है, इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टेटस कहा जाता है। और इसे 1963 में स्वीकृत किया गया है भारत सरकार द्वारा। ऐसा आप नहीं कहेंगे कि संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया है, तो संविधान सभा थी जो सरकार में बदल गई थी आजादी के बाद, जब भारत गणतंत्र हुआ था तब। तो प्रश्न आता है कि इसे कब स्वीकृत किया गया, परंतु यदि बात करें
1972 की बात करें तो 1972 में भारत के राष्ट्रीय जो पक्षी है जिसे पाओ क्रिस्टेटस कहा जाता है उसको संरक्षण प्रदान कर दिया गया। किसके अंतर्गत? आपको याद हो तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत भारत में जितने जंगली जानवर हैं उनका संरक्षण किया गया, जिसमें मोर जो है इसको प्राथमिकता दी गई क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना है, पाओ क्रिस्टेटस कहा जाता है और जो 63 में स्वीकृत। अब प्रश्न हम अगले राष्ट्रीयता की बात करते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम आप याद कर लीजिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास के नाम से जाना जाता है, जिसे अधिनियम 1973 जिसे क्या कहते हैं? बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 के अंतर्गत ही इसे संरक्षण प्रदान कर दिया गया है और उसी के तहत एक योजना चलाई जा रही है, बाघ परियोजना। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं, अपने भारत में इसके बाद किसे राष्ट्रीयता प्रदान की गई? तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत का राष्ट्रीय खेल जिसे हॉकी कहते हैं। तो राष्ट्रीय खेल जो हॉकी आपका है, ये वैसे तो 1975 में भारत पहली बार विश्व कप जीत कर भारत आया था, तो ज्यादातर लोगों ने कह दिया कि नहीं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बस कहा जाने लगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यानी कि भारत ने सबसे पहले किस खेल को जीता है विश्व कप के रूप में? तो हॉकी को जीता, इसलिए कहा जाने लगा। परंतु हमारे संवैधानिक दस्तावेजों में, कानूनी दस्तावेजों में किसी भी जगह यह नहीं लिखा गया कि यह भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये आपको याद करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न आपका है कि ये जो अगला पॉइंट बनता है कि भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया है, जो हमारा एशियन हाथी है, एशियाई हाथी है, उसे घोषित किया गया है 22 अक्टूबर 1992। आपको याद कर लेना है कि 22 अक्टूबर 1992 को हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि भारत का अगला राष्ट्रीय क्या है? तो अपने भारत में राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया है या किसको बनाया गया है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी बनाई गई है, बिल्कुल याद करना है, गंगा बनाई गई है। और गंगा को राष्ट्रीयता कब प्रदान कर दी गई? 2008 में इस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ध्यान रखना, घोषित किया गया है कब? 2008 में। अगला क्वेश्चन है आपका बनता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब बनाया गया है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव 10 मई 2010 को अपने गंगा में पाई जाने वाली एक सीधी सी मछली, बड़े सीधे प्रकृति की मछली जिसे गंगा की डॉल्फिन कहा जाता है। हाँ, मगर सुनना, गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका, याद कर लेना है क्योंकि भूल जाओगे, यानी कि प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। भाई अगर इसको हम रिपीट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, फिर से एक बार सुनिएगा, प्लास्टानिस्टा गैंगे, ठीक है, गैंगेटिका। ठीक, बिल्कुल याद कर लेना है, प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका, या फिर इसको सूस एक उपनाम दिया गया है, सूस भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, भारत में अगला राष्ट्रीय चिन्ह क्या आया? तो भारत का अगला राष्ट्रीय चिन्ह जो आया वो मुद्रा चिन्ह आया। भारत का मुद्रा चिन्ह क्या है? रुपया, जिसे आप लोग देखते हैं र इस तरीके का बनाया गया, जो भारतीय मुद्राओं में अंकित है, जो कि 15 जुलाई 2010 में स्वीकृत किया गया और जिसका डिजाइन तैयार किया था मुंबई IIT के छात्र हुआ करते थे, डी उदय कुमार। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिकल क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा बार अब तक UPSC परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना है, एक एक डिटेल के रूप में आपने इसको तैयार किया। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेय, भारत का जो राष्ट्रीय पेय है वो क्या है? तो ध्यान करना, भारत का राष्ट्रीय पेय चाय घोषित किया गया है। चाय, यानी कि भारत में जो चाय है वो राष्ट्रीय पेय घोषित है, जो कि 17 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था।
ठीक। अब प्रश्न बनता है कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल आम, जो कि मैग्नीफेरा, क्या करना है, मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। मैग्नीफेरा इंडिका जो आम का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। वैसे तो कमल है, मगर आपको याद करना होगा नेलंबो न्यूसीपेरा गार्टेन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, नीलंबो। तो ध्यान रखना इसे क्या कहते हैं, लंबो न्यूसीपेरा गार्टेन, नेलंबो न्यूसीपेरा गार्डेन के नाम से जाना जाता है। ये है आपके कमल का वैज्ञानिक नाम। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, नेलंबो न्यूसीपेरा गार्डेन, नेलंबो न्यूसीपेरा गार्डेन के नाम से इसे जाना जाता है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो क्या है, बरगद है। क्या याद करना है, बरगद, बरगद है, जो किस वैज्ञानिक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद कर लेना, फाइकस वेंगालिसिस, फाइकस वेंगालिसिस के नाम से इसे जाना जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो इसी तरीके से अब तक अपने भारत में अगर हम लोग देखें तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को मान्यता प्रदान कर दी गई है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खाद्य क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खाद्य खिचड़ी घोषित किया गया है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी किसे घोषित किया गया है, तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू को घोषित किया गया है। और इसी तरीके से आगे अगर हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को उठाते हैं तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते है। और भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो गांधी जी हैं। इस तरीके से छोटे प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। और अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा चैप्टर शीर्षक जो था भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ये समाप्त होता है।